नमस्कार दोस्तों, कहानी कास्ट ज़िंदगी की कहानियाँ में आप सभी का सादर स्वागत है। आज आप सुनने जा रहे हैं इंदु कुमारी की कहानी भीतर की बात। कहानी सुना रही हैं इंदु कुमारी। तो चलिए दोस्तों, कहानी सुनते हैं भीतर की बात। यह बैकवर्ड एरिया है। यहाँ से अब हम लोगों को मकान छोड़कर जाना चाहिए। पॉश इलाके में मकान खोजो रवि। क्यों, क्या हुआ तुम्हें निशु? कुछ नहीं, तुम तो ऐसे भड़क रहे हो जैसे मैंने कोई गुनाह किया है। आखिर बात क्या है? क्यों दूसरी जगह जाने के लिए परेशान हो? मुझे कोई दिक्कत नहीं है रवि, लेकिन अब मेरी सूरी 3 साल की हो गई। इसके साथ खेलने के लिए अच्छे बच्चों की कंपनी होनी चाहिए। इस मोहल्ले में तो केवल निम्न स्तरीय लोग ही रहते हैं, जिनके बच्चों को न तो बोलने का मैनर है न उठने बैठने का। सूरी जब इन बच्चों के साथ खेलेगी तो उन्हीं के जैसा व्यवहार करेगी, उन्हीं की भाषा सीखेगी। फिर समझ लो, शहर के अच्छे स्कूलों में एडमिशन संभव नहीं होगा। मकान ढूंढने के पहले जेब देखना चाहिए निशु। खर्च उतना जेब जितना के सिद्धांत पर मैं चलता हूँ। मैं अन्य खर्चे की कटौती कर लूँगी रवि, लेकिन इस इलाके में रहकर सूर्य के साथ अन्याय नहीं करूँगी। आखिर किस लिए कमा रहे हो? बीवी बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए ही ना। रवि इलेक्ट्रॉनिक सामानों का बिजनेस करता था। इंजीनियरिंग में उसका ट्रेड भी इलेक्ट्रॉनिक्स ही था। एक छोटी सी किराए की दुकान से बिजनेस करने वाला रवि अब अपनी दुकान का मालिक था। उसकी दुकान खूब चलती थी। दुकान पर उसने अब कई स्टाफ भी रख लिए थे। धीरे धीरे उसका बिजनेस अब और बढ़ने लगा था। बिजनेस बढ़ने का मूल कारण रवि की ईमानदारी और कर्मठता थी। इलेक्ट्रॉनिक सामानों के बनाने से लेकर खरीद फरोख्त में काफ़ी ठगी होती है, लेकिन रवि इस मामले में सब लोगों से अलग था। वह किसी की गाढ़ी कमाई की कीमत समझता था, इसलिए उसकी दुकान की साख बन गई थी। पहले तो लोग उसकी दुकान के नाम से उसे जानते थे, लेकिन अब तो लोग उसके नाम से उसे जानने लगे थे। शादी के पहले रवि की दुकान निशु के मोहल्ले में ही थी। निशु के घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान रवि की ही दुकान से जाता था। निशु अक्सर उसकी दुकान पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान बनवाने या खरीदने चली जाती थी। वह इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाई पूरी कर अब MBA कर रही थी। उसकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी। स्वभावतः यदा कदा वह बोलने के क्रम में इंग्लिश में बोलने लग जाती थी। उसके हिंदी के वाक्यों में भी अंग्रेजी शब्दों के बहुत प्रयोग रहते थे। रवि को उसका इंग्लिश बोलना अच्छा लगता था। वह देखने में भी काफ़ी सुंदर थी और जब इंग्लिश में बोलने लगती तो और सुंदर लगती थी। निशु के घर में रवि की ईमानदारी की चर्चा यदा कदा होते रहती थी। निशु उसकी ईमानदारी और कर्मठता से बहुत प्रभावित थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। फिर क्या था, दोनों के परिवारों के बीच सहमति से निशु और रवि की शादी भी हो गई। रवि अब पौश इलाके में रहने लगा था। निशु को इस सोसाइटी के लोगों का तौर तरीका भी अच्छा लग रहा था। सोसाइटी में बड़ा सा पार्क था, स्विमिंग पूल था, जिम तथा बच्चों के खेलने के लिए पार्क में नए नए आधुनिक उपकरण भी थे। महिलाओं की किट्टी पार्टी का आयोजन भी यहाँ खूब होता था। आए दिन पार्टी फंक्शन में शरीक होना यहाँ की रूटीन में था। धीरे धीरे निशु और रवि का लोगों से संपर्क बढ़ने लगा। अब तो निशु सूरी को लेकर पार्क में भी जाने लगी थी। पार्क में बच्चों की अलग अलग टोलियाँ होती थीं, लेकिन सूरी सबसे अपरिचित थी। निशु सूरी को बच्चों के साथ खेलने के लिए सम्मिलित करना चाहती थी। सूरी कुछ देर तक तो किसी तरह उन बच्चों के साथ हो लेती, लेकिन थोड़ी ही देर में वह फिर निशु के पास आ जाती। निशु सूरी को पुचकारते हुए पूछती, क्यों बेटा, क्या हुआ? तुम बहुत जल्दी उन बच्चों के बीच से आ गई। हाँ मम्मा, मुझे वे लोग साथ में खेलने नहीं देते। क्यों? पता नहीं मम्मा। निशु फिर सूरी को लेकर उन बच्चों के पास जाती और स्नेहिल शब्दों में पूछती, क्यों बेटा, सूरी को साथ में क्यों नहीं खेलने देते? आंटी, इसे हम लोगों का खेल समझ में नहीं आता। ओके बेटा, कहकर निशु सूरी को लेकर घर आ जाती। उसे लगता सूरी अभी इस सोसाइटी में नई नई आई है, इसलिए बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है। इधर रवि सोच रहा था कि सूरी की इंग्लिश तो निशु के संपर्क में रहने के कारण ठीक होती जा रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में तो एडमिशन के लिए बच्चे के साथ साथ गार्जियन का भी इंटरव्यू होता है। कुछ अच्छे स्कूलों में तो गार्जियन की लिखित परीक्षा भी ली जाती है। स्कूल प्रबंधन सभी एंगल से संतुष्ट होना चाहता है।
दोनों पति पत्नी एडमिशन को लेकर काफ़ी चिंतित रहते थे। दिसंबर का महीना था। गहरे कुहासे के कारण लगभग हफ्ते भर से सूर्य दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। सर्द हवा सन सन चल रही थी। घर से निकलने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन सूर्य के एडमिशन के लिए फॉर्म लाना आज ज़रूरी हो गया था। धूप निकलने के इंतज़ार में रवि रोज़ टाल दे रहा था, लेकिन आज फॉर्म मिलने की अंतिम तिथि थी। इसलिए इस हाड़ कपाने वाली ठंड में भी रवि फॉर्म लेने के लिए चला गया। कैम्ब्रिज स्कूल शहर का नामचीन स्कूल था। हर गार्जियन की इच्छा होती कि उसके बच्चे का एडमिशन यहाँ हो जाए। यही इच्छा कड़ाके की ठंड को भी परास्त कर रही थी। फॉर्म लेने के लिए लोग स्कूल काउंटर पर लाइन में लगे हुए थे। लाइन काफ़ी लंबी थी। रवि लाइन में पीछे खड़ा हो गया। करीब 4-5 घंटे बाद रवि को फॉर्म और प्रॉस्पेक्टस मिल गया। देर होने के कारण निशु को अब चिंता हो रही थी कि अब तक रवि क्यों नहीं लौटा। फिर उसने रवि को फ़ोन लगाया, लेकिन रवि ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। वह तेज़ी से घर पहुंचना चाह रहा था। बाइक पर ठंड उसे इतना सता रही थी कि उसकी हथेलियां मोबाइल पकड़ने की स्थिति में नहीं थी। इधर निशु की परेशानी बढ़ रही थी। आखिर रवि फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रहा है? क्या उसे एडमिशन फॉर्म नहीं मिला? उसका मन बुरी आशंकाओं से भर रहा था। इतने में गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उसे लगा रवि आ गया। ऐसा सोचकर उसने दौड़कर दरवाज़ा खोला। रवि ठंड से कपकपा रहा था। निशु ने रवि को गौर से देखा। अरे, आप तो पूरी तरह से ठंड की गिरफ्त में आ गए, कहते हुए उसने रेडिएटर ऑन कर दिया। फिर अदरक वाली चाय बनाकर रवि को पिलाई। धीरे धीरे रवि का शरीर अब गर्म हो रहा था। सूरी ने रवि को छूते हुए पूछा, क्या हो गया पापा? कुछ नहीं बेटा, कहाँ कुछ हुआ? रवि ने सूरी को पुचकारते हुए कहा। कुछ देर बाद निशु ने रवि से पूछा, फॉर्म लाने में काफ़ी वक्त लग गया? हाँ निशु, मेरे जाने के पहले ही वहाँ लंबी लाइन लगी हुई थी। मेरे पीछे भी सैकड़ों लोग लाइन में लगे हुए थे। निशु ने हंसते हुए कहा। सभी लोगों को अपने बच्चे को आगे बढ़ाने की चिंता है। मेरा बच्चा रेस में पीछे न हो जाए, इसलिए भीड़ थी। और वैसे भी आज फॉर्म मिलने की अंतिम तिथि थी। जो भी हो निशु, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि बच्चों को केवल कैम्ब्रिज स्कूल ही आगे बढ़ा सकता है। प्रतिभाशाली बच्चे तो किसी भी स्कूल से पढ़कर देश का नाम रोशन कर देते हैं। कहते हुए रवि ने फॉर्म और प्रोस्पेक्टस निशु को दे दिया। प्रोस्पेक्टस अच्छी तरह से पढ़ लेना निशु, मेरे पास वक्त की कमी है। इधर निशु को जब भी वक्त मिलता प्रोस्पेक्टस के हर एक बिंदु को अच्छी तरह समझने की कोशिश करती। उसी के अनुसार वह सूरी को टेस्ट देने के लिए तैयार कर रही थी। वैसे सूरी को अब घर और बाहर दोनों जगह अच्छा माहौल मिल रहा था। लगभग 20 दिनों के बाद रवि के मोबाइल पर एक मैसेज आया। सूरी राज का टेस्ट 18 जनवरी को होगा और उनके माता पिता का 10 फरवरी को। कैम्ब्रिज स्कूल का एक टीचर जो एडमिशन कमेटी का मेंबर भी था, अक्सर रवि की दुकान से ज़रूरत की चीज़ें खरीद कर ले जाता था। रवि भी उस टीचर के बारे में जानता था कि वह कैम्ब्रिज स्कूल का है। दोनों में बातचीत होते रहती थी। आज सूरी के टेस्ट का रिजल्ट आने वाला था। निशु काफ़ी चिंतित थी। हालांकि दोनों पति पत्नी का टेस्ट में प्रेजेंटेशन अच्छा रहा था। तुम खुश हो निशु? क्यों एडमिशन को लेकर इतनी चिंतित रहती हो? तुम खुश रहो निशु, क्यों एडमिशन को लेकर इतनी चिंतित रहती हो? हाँ रवि, याद आया कल सिन्हा जी के यहाँ शादी है। 2 दिन पहले शादी कार्ड लेकर आए थे। ठीक है निशु, मुझे अभी दुकान जाना है, तुम सूरी का रिजल्ट पता लगा लेना। रवि के दुकान जाने के बाद निशु सूरी को लेकर कैम्ब्रिज स्कूल रिजल्ट देखने चली गई। दूर से ही भीड़ देखकर निशु घबरा गई। इतनी भीड़ में वह कैसे रिजल्ट देख पाएगी? और सूरी भी तो साथ में है। अकेले रहती तो किसी तरह प्रयास करके देख लेती। लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की देकर नोटिस बोर्ड के पास पहुंचना चाह रहे थे। सूरी वहां खड़े खड़े परेशान हो रही थी। कुछ देर बाद भीड़ खत्म होने पर निशु नोटिस बोर्ड के पास पहुंचकर सूरी का नाम ढूंढने लगी। कहीं भी सूरी राज का नाम नहीं था। निशु काफ़ी निराश हो गई। कुछ हटकर एक दूसरा नोटिस बोर्ड था। निशु को उसमें सूरी राज का नाम मिल गया। लेकिन यह क्या, सूरी राज का नाम तो वेटिंग लिस्ट में है। भारी मन से निशु सूरी को लेकर घर आ गई। शाम में दुकान से घर लौटने के बाद निशु ने रवि को जब यह खबर सुनाई तो रवि ने चिढ़ते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? किन कारणों से सूरी का नाम वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया? निशु ने कहा, शायद
बिजनेसमैन के बच्चों का वेटिंग लिस्ट में नाम डाल दिया जाता है और बाद में एक एक करके संपर्क के बाद एडमिशन होता है। रवि ने कहा, इसका मतलब है कि बैकडोर से एडमिशन कराना और मोटी रकम ऐंठना। ऐसे में गरीब के प्रतिभाशाली बच्चे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। करीब हफ्ते भर बाद कैम्ब्रिज स्कूल का टीचर, जो एडमिशन कमेटी का मेंबर था, रवि की दुकान पर अपना मोबाइल ठीक करवाने गया था। रवि खुद ही उसका मोबाइल ठीक कर दिया। टीचर ने पूछा, कितने पैसे हुए रवि जी? रवि ने कहा, कुछ नहीं सर, इसमें कोई ज़्यादा गड़बड़ी नहीं थी। टीचर उसकी ईमानदारी से पहले से ही वाकिफ था। आज तो रवि ने उससे पैसे न लेकर लज्जित कर दिया। टीचर सोच रहा था कि कैसे बताऊं कि उस स्कूल में सूरी के एडमिशन के लिए मैंने प्रिंसिपल से कितनी गुहार लगाई, लेकिन वह तो समझने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसे तो केवल पैसा चाहिए जबकि सूरी का रिजल्ट बहुत अच्छा था। अंत में सोच समझकर टीचर ने रवि को साफ साफ सारा किस्सा सुना दिया। रवि ने कहा, ठीक है सर, मैं समझ गया कि इन दिनों स्कूल में कितना गंदा खेल चलता है। दुकान से लौटने के बाद शाम में रवि ने निशु को एडमिशन के बारे में टीचर ने जो किस्सा सुनाया था बता दिया। निशु व्यथित होकर कहने लगी, तुम जितनी ईमानदारी से दुकान चलाते हो उसका क्या फ़ायदा? रवि ने गुस्से में कहा, कोई फ़ायदा के लिए ठगी करेगा, ईमान बेच देगा? जो ऐसा करता है वह उसका चरित्र है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो दोस्तों, कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।